हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपी पीएससी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में आए हुए हिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम ज्योग्राफी एंड जनसंख्या और नगरीकरण के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है मानसून वन मिट्टी सिंचाई परियोजनाएं, कृषि से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है। आपको केवल क्वेश्चन से गो थ्रू होना है, ठीक है। आप इसको करंट से अपडेट करते रहिए, बस आप देख लीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जो करंट के क्वेश्चन हैं वो आप करंट से अपडेट करते रहें, बाकी आप क्वेश्चन और देखते रहें। तो पूछा है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है, ठीक। ऑप्शन दिया है आपका मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। तो क्या है आपका मिजोरम है, ठीक है। तो सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र जो है मिजोरम में ही है। ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भी मिजोरम में है और 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भी मिजोरम में ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिजोरम के बाद सेकंड नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर मेघालय है, फिर मणिपुर और नागालैंड है। तो क्रम भी याद रखिएगा। ISFR की रिपोर्ट जो है ये 1987 से जो है प्रकाशित की जा रही है और ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन आपका कथन कारण के रूप में दे सकता है, कथन स्टेटमेंट दे सकता है, 3-4 उसमें दे देगा कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो है 1987 से प्रारंभ की जा रही है। सेकंड दे देगा द्विवार्षिक रिपोर्ट है ये। तो आपको लगाना है, याद रखना है ये चीज़, ठीक है, कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो है ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 1987 से प्रकाशित की जा रही है और एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में J.E. स्पेंसर एवं W.L. टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है, कितने भागों में विभाजित किया है सांस्कृतिक विश्व में। तो आपका है 11, ठीक है। डिटेल देखते हैं। अपने पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में J.E. स्पेंसर एवं W.L. टॉमस ने विश्व को कुल 11 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। टोटल पूरे विश्व को 11 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है। अब देखिए, आप क्वेश्चन देख लीजिए कि पैटर्न कैसे पूछ रहा है, ठीक है। अब वन स्थिति रिपोर्ट से ही आपके 2 क्वेश्चन मिल गए आपको, ठीक है। तो अब 2021, 2023, 2021 में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। अगर एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के पहले अगर आप 2023 की रिपोर्ट आ जाती है तो आप 2023 के आंकड़ों को याद रखिएगा, वरना आपका 2021 के आंकड़े ही काम आएंगे। तो ये 2015 के बारे में पूछ रहा है, तो आप जो है अपडेट कर सकते हैं। 2019 में 16वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और 2021 में आपकी 17वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तो द्विवार्षिक रिपोर्ट है। तो 16 में 16वीं रिपोर्ट जो 2019 में आई, फिर 20, 21 में आपकी 17वीं रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद 22 और 23 चल रहा है आपका। तो इसमें 18वीं रिपोर्ट प्रकाशित होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर 2015 के अकॉर्डिंग 24.16 था और जो है 2019 के अकॉर्डिंग है आपका 80.73 मिलियन हेक्टेयर, जो कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितना है 24.56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। फसल दिया है और आपकी प्रजाति इसमें दी हुई है। धान की प्रजाति क्या है, गोविंद, गेहूं की शुष्क सम्राट, अरहर की पारस और मटर की प्रकाश। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपका बी गेहूं जो है शुष्क सम्राट। शुष्क सम्राट जो गेहूं की प्रजाति नहीं है, ठीक है, यह एक धान की प्रजाति है। डिटेल देख लेते हैं। जबकि गोविंद और सम्राट धान की एक प्रजाति है, जबकि पारस अरहर की है, ठीक। पारस जो है वो अरहर की प्रजाति सुमेलित है। मटर प्रकाश यानी कि प्रकाश जो मटर की प्रजाति है, ठीक। शुष्क सम्राट धान की एक प्रजाति है। इसका प्रयोग मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में होता है। गेहूं की प्रजातियां हैं, कुछ देख लेते हैं। पूर्वा HD 2824,
ऊर्जा HD 2864, कौसाम्बी HW 2045, पूसा विशेष HD 2851 और पूसा तृप्ति HD 2833, पूसा गोल्ड WR 544। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो मार मृदा कहाँ पाई जाती है? आपकी झांसी में पाई जाती है। डिटेल देख लेते हैं। मार मृदा बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर, बांदा आदि जिलों में पाई जाती है। काली मिट्टी के दो प्रकार होते हैं, कावड़ मृदा और मार मृदा, यानी कि मार मृदा जो है वो काली मिट्टी का एक प्रकार है। मार मृदा गेहूं व कपास के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में फसलों की बुवाई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग कितना है? तो 14 करोड़ हेक्टेयर है। डिटेल देख लेते हैं। भारत में फसलों की बुवाई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर यानी कि 13.39 करोड़ हेक्टेयर है। उल्लेखनीय है कि बुवाई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्र से तात्पर्य फसलों और बगीचों के बीच या साथ बोए गए कुल क्षेत्रफल से होता है। यानी कि शुद्ध क्षेत्र से तात्पर्य क्या होता है? फसलों और बगीचों के साथ बोए गए कुल क्षेत्रफल से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? तो किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? तो मृत्तिका का होता है। डिटेल देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही आपको याद रखना है। मृत्तिका का व्यास कितना होता है? ये 0.002 मिलीमीटर से कम होता है मृत्तिका का। गाद का व्यास 0.002 मीटर से लेके 0.06 मिलीमीटर के मध्य होता है। महीन बालू के कणों का व्यास कितना होता है? 0.06 मिलीमीटर से 2.0 मिलीमीटर के मध्य होता है। तो अगर आपको क्रम पूछा जाता है तो मृत्तिका सबसे छोटी होती है। ठीक है, मृत्तिका का आकार सबसे छोटा, फिर आपका गाद होता है, उसके बाद सबसे बड़ा महीन बालू है। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। कारण है क्योंकि वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। दोनों ही आपके कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। डिटेल देख लेते हैं। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है और भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। ठीक है, तो ये नकारात्मक संबंध का मतलब क्या है? यानी जनसंख्या वृद्धि होगी तो वनोन्मूलन भी होगा, जाहिर सी बात है जनसंख्या वृद्धि होगी तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन, ग्राम वन। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है वन का संवर्ग नहीं है। डिटेल देख लेते हैं। 1952 ईस्वी की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया गया था। संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन एवं वृक्ष भूमि। रिपीट करते हैं, 4 वर्गों में विभाजित किया गया वनों को, संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन एवं वृक्ष भूमि। इस प्रकार राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं है। टोबैगो में स्थित और वर्ष 1776 में स्थापित टोबैगो मुख्य पहाड़ी वन संरक्षित क्षेत्र विश्व का सबसे पहला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खनिज शक्ति संसाधन उद्योग व व्यापार से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2014 को निम्नलिखित राज्यों के प्रमाणित कोयला भंडार की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ABC दिया है और डी ऑप्शन है आपका झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो आपका डी ऑप्शन ही क्या है? सही है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। देख लेते हैं। कोयले के भंडार जो है 2019 की मिनरल बुक की रिपोर्ट के अनुसार है झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार हैं। ठीक, फिर उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे है, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश चौथे 5वें नंबर पे है। तो ये आपका करंट से अपडेट होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। कारण है, क्योंकि किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका, ए और आर, यानी कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण जो है आपकी कथन की व्याख्या नहीं करता। पढ़ने से ही आपको पता चल रहा है कि व्याख्या नहीं कर रहा है। तो डिटेल देख लेते हैं इसका। प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकों एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सत्य हैं, किंतु कारण की व्याख्या जो है कथन नहीं कर रहा। ठीक, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन वास्तविक, संभाव्य और आरक्षित आदि प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित साधनों पर विचार कीजिए। जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय और डीजल। कह रहा है कि इन्हें भारत में ऊर्जा उत्पादन के कुल प्रतिस्थापित क्षमता में उनके प्रतिशतांश यानी 30 सितंबर 2016 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप इसे क्वेश्चन को देखकर समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपका ऊर्जा से रिलेटेड पूछा हुआ है। तो आप इसको 2021, 22, 23 जो भी अपडेटेड आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग इसको तैयार कर सकते हैं। चलिए, तो ऑप्शन इसका सी सही है। आप क्वेश्चन देखिए कैसा है, ठीक है, बाकी आप इसको करंट से अपडेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? ठीक है, शुद्ध जल, कोयला, पेट्रोलियम, मछली। तो शुद्ध जल जो है ये जैविक संसाधन नहीं है। डिटेल देख लेते हैं। पेट्रोलियम, कोयला और मछली जैविक संसाधन कहे जाते हैं क्योंकि ये जीव या जैविक पदार्थ से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं होता है। जैविक संसाधन जीव मंडल किसी जीव या जैविक पदार्थ से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे वन, पशु एवं उनसे प्राप्त होने वाले पदार्थ, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला एवं पेट्रोलियम इसी वर्ग में आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये विघटित जैविक पदार्थों से ही बनते हैं। शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है। चलिए, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं, ब्रह्मांड एवं सौरमंडल टॉपिक से। क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइट क्या होता है? ठीक है, स्ट्रेट लाइट क्या होता है? अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायु पोत क्या कहलाता है? स्ट्रेट लाइट कहलाता है। डिटेल देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइट मूलतः अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायु पोत होता है, यानी वायुयान या जहाज कह सकते हैं, जो संचार सिग्नलों को प्रसारित करने हेतु एक स्थायी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका जलमंडल से क्वेश्चन, नीली नील यानी ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो नीली नील यानी ब्लू नाइल नदी जो है वो ताना झील से निकलती है, जो कि आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। डिटेल देख लेते हैं। नीली नील नदी अफ्रीकी देश इथोपिया में अवस्थित ताना झील से निकलती है। नीली नील नदी इथोपिया की सबसे लंबी नदी है। यह आगे चलकर खार्तूम जो कि सूडान में पड़ता है में सफ़ेद नील से मिलकर नील नदी के रूप में आगे बहती है, यानी व्हाइट नील और ब्लू नील से मिलकर ही नील नदी का निर्माण होता है। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम बताना है, पश्चिम से पूर्व बताना है। ठीक है, चलिए इसका जो है आंसर देख लेते हैं। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर। तो डिटेल देख लेते हैं। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर इसका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है। देख लेते हैं, भूमध्य सागर जो है ये कहाँ पड़ता है? आपका यूरोप एवं अफ्रीका के मध्य अवस्थित है। आपने मैपिंग की होगी तो आपको पता होगा, भूमध्य सागर जो है यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप के मध्य स्थित है। यह सागर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, एनाटोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। काला सागर जो है यूरोप एवं पश्चिम एशिया के मध्य में। यह सागर यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, जॉर्जिया, रूस से घिरा हुआ है। यह एक महाद्वीपीय समुद्र है। कैस्पियन सागर की बात करते हैं तो ये ईरान व रूस के मध्य अवस्थित है। कैस्पियन सागर जो है वो ईरान और रूस के मध्य स्थित है। कैस्पियन की तटरेखा को अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस एवं तुर्कमेनिस्तान द्वारा किया जाता है।
यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और अरल सागर के बारे में बात करते तो यह रूस में अवस्थित है। इस सागर से जुड़े हुए देश कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। यह मध्य एशिया में स्थित है। आपको यहाँ पे जितने भी सागर दिए हैं, कैस्पियन सागर है, अरल सागर है, भूमध्य सागर है और ब्लैक सी है, तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनसे जो इन सागरों को जो घेरे हुए प्लेसेस हैं उनको बहुत ही मतलब अच्छे से आपको कंठस्थ करना होगा। आप मैपिंग करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप मैप देखते रहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई वो नहीं है कि मतलब आपको मैप करना ही होगा तभी आपको ये अच्छे से याद होगा। चलिए आगे देखते हैं। सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है, और सही कूट का चयन करना है। तो नदियाँ दिया है और कौन सी नदी जो है किस खाड़ी या सागर में प्रवाहित होती है। चलिए देखते हैं। पहली नदी दी है आपकी लीना, आमूर, टिग्रिस, माही नदियाँ दिया हुआ है। फारस की खाड़ी, आर्कटिक सागर, अरब सागर और प्रशांत महासागर दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका ए सही है। डिटेल देख लेते हैं इसका। यानी कि लीना नदी जो है ये आर्कटिक सागर में प्रवाहित होती है, ठीक है। लीना नदी आर्कटिक सागर में प्रवाहित होती है। आमूर जो है ये रूस और चीन में प्रवाहित होती हुई किस महासागर में गिरती है, तो ये प्रशांत महासागर में, ठीक है। और टिग्रिस जो है ये तुर्की, सीरिया और इराक में बहती हुई आपकी फारस की खाड़ी में गिरती है। और माही नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करीबा बांध निर्मित है कर्फ्यू नदी पर, जाम्बेजी नदी पर, चाम्बेसी नदी पर या काबुम्पो नदी पर। तो करीबा बांध जो है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। डिटेल देख लेते हैं। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है। यहीं पर करीबा झील भी स्थित है। अफ्रीकी महाद्वीप के प्रमुख बांध इस प्रकार हैं। आसमान बांध वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। आसमान बांध जो है मिस्र में नील नदी पर अवस्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा बांध है। कैंजी बांध जो है ये नाइजर नदी पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेनार बांध नीली नील नदी पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि जाम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक भूगोल से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है। पोत निर्माण केंद्र दिया है यूएसए के और राज्य दिया है, ठीक है। ह्यूस्टन जो है, ह्यूस्टन पूछ आपका दे रखा है टेक्सास, स्पैरोज पॉइंट दिया है मैरीलैंड, न्यू ऑर्लियंस दिया है लुइजियाना और कैमडेन दिया है फ्लोरिडा। आपका ऑप्शन डी जो है ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। सही है आपका कौन कौन सा। ह्यूस्टन जो है ये टेक्सास राज्य में है पोत निर्माण केंद्र, और स्पैरोज पॉइंट जो है वो मैरीलैंड में है, और न्यू ऑर्लियंस कहाँ है, लुइजियाना में है। और कैमडेन जो है आपका ये देख लेते हैं कहाँ है। कैमडेन जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में अवस्थित है, ठीक है। डिटेल देख लेते हैं। ह्यूस्टन संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास प्रांत में है। स्पैरोज पॉइंट जो है मैरीलैंड में है। न्यू ऑर्लियंस लुइजियाना प्रांत में है, जबकि कैमडेन न्यू जर्सी में अवस्थित है। ओके नेक्स्ट है जनसंख्या नगरीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, जनांकीय संक्रमण कहते हैं। इसका डिटेल देख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, जनांकीय संक्रमण कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, अच्छे से। जनांकीय संक्रमण में क्या होता है, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर के माध्यम से जनसंख्या में परिवर्तन की व्याख्या की जाती है। इसके 4 चरण होते हैं। चारों चरणों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रथम चरण में क्या होता है, उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में स्थिरता रहती है। यानी उच्च जन्म दर भी होगा और उच्च मृत्यु दर भी होगा, तो जनसंख्या में स्थिरता रहेगी, न जनसंख्या घटेगी न जनसंख्या बढ़ेगी। सेकंड चरण में क्या होता है, उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में गिरावट के कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है, ठीक है। यानी जन्म दर उच्च यानी जन्म दर बढ़ती जा रही है और मृत्यु दर में गिरावट हो रही है, यानी लोगों की मृत्यु नहीं हो रही, तो क्या होगा, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होगी। तृतीय चरण में क्या होता है, जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों में गिरावट के कारण जनसंख्या का स्थिरता की ओर गमन होता है। यानी अब दोनों में ही गिरावट हो रही है तो फिर से जनसंख्या स्थिर रहेगी। चौथे चरण में क्या होता है, इस चरण में जनसंख्या स्थिर होती है तथा जनसंख्या की औसत आयु ज्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं। यूपी 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है
तो यूपी 2011 की जो भारत की जनगणना के अनुसार जो यूपी की साक्षरता दर है वो कितनी है, 67.68 है, 67.68% है ये उत्तर प्रदेश की जो है साक्षरता दर। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7% है, जिसमें पुरुष और महिला साक्षरता दर क्रमशः, यानी पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, 77.3% है और महिला साक्षरता दर कितनी है, 57.2% है। आप क्या करिए कि औसत में से +10 और -10 कर देंगे लगभग, तो आपका महिला और पुरुष की साक्षरता दर मिल जाएगी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, लक्षण है और मान दिया है। देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत क्या 18.5% है। ठीक है, तो यही आपका क्या है, गलत है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी और जो सारे ऑप्शन देख लेते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व जो है 829 किलोमीटर है, ये सही है। उत्तर प्रदेश की 2001 से 2011 दशाब्द में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई थी, 20.23% हुई थी, ये भी सही है। और महिला साक्षरता जो है 57.18% है, ये भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिटेल देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 16.51% है, जबकि उत्तर प्रदेश का जनघनत्व जो है वो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो घनत्व जनघनत्व कितना है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 10 की वृद्धि जो है 2001 से 2011 के बीच 20.23%, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। महिला साक्षरता कितनी, 57.18% है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो आपकी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, 19,98,21,341। महाराष्ट्र की 11 करोड़ के लगभग है, बिहार के 10 करोड़ के लगभग और गुजरात के 6 करोड़ के लगभग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, भारत की जनगणना दर जो है हर 10 वर्ष पर की जाती है। भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। कारण है क्योंकि 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। ऐसा तो कुछ नहीं है, तो आप देख लीजिए, कथन जो है सही है लेकिन कारण गलत है। डिटेल है, भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है। 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या के आंकड़ों में लगातार उल्लेखनीय परिवर्तन होते रहे हैं। और यहाँ क्या कह रहा है, अपरिवर्तित रही है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, परिवर्तन तो होते रहे, इसीलिए तो होती है जनगणना। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना 1881 में प्रारंभ हुई। तभी से प्रत्येक 10 वर्ष पर भारत में जनगणना की जाती है। वर्ष 1921 के महाविभाजक वर्ष को छोड़कर हमेशा जनसंख्या में वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। तो सबसे कम कहाँ पे है जनघनत्व, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जनघनत्व कितना है, 829 प्रति उत्तर प्रदेश में जनघनत्व जो है वो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन बिहार की देखिए सबसे ज़्यादा है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं पश्चिम बंगाल की जो कितनी है, 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और केरल की कितनी है, 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की भारत जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था। तो ये क्या था आपका, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। डिटेल देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है, जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूरा याद रखिएगा। 2011 की जनगणना जो है वो भारत की 15वीं जनगणना है, लेकिन स्वतंत्र भारत की, यानी देश जब आज़ाद हुआ 1947 के बाद, तो ये 7वीं जनगणना मानी जाती है। आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य के आदर्श वाक्य के साथ प्रारंभ जनगणना की अवधि 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011 थी। इस जनगणना के अंतरिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को
जबकि अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए थे। निम्नलिखित राज्यों को 2011 जनगणना के अनुसार उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा राज्यों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ऑप्शन में जो राज्य दिए गए हैं उनको नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका पहला ऑप्शन आपका सही है, यानी 3, 2, 4, 1, यानी ऑप्शन में दिए गए जितने भी राज्य हैं उनके अकॉर्डिंग जो है सबसे ज़्यादा नगरीकरण कहाँ है आपका, गोवा में है। सेकेंड नंबर पे आपका मिजोरम है। थर्ड पे आपका तमिलनाडु है एंड केरल। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है। चलिए डिटेल यहाँ देख लेते हैं। जन नगरीकरण का अवरोही क्रम क्या है, तो गोवा में सबसे ज़्यादा नगरीकरण है, फिर मिजोरम में है, फिर तमिलनाडु में है और केरल में है। ठीक है, गोवा में नगरीकरण का परसेंटेज जो है वो 62.2% है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कथन है भारत में सन 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है। कारण है भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। तो ऑप्शन आपका बी सही है, यानी दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है क्योंकि शहरीकरण में मोबाइल का क्या काम। ठीक है, मतलब मोबाइल से रिलेटेड नहीं है कि इस वजह मोबाइल की वजह से ही शहरीकरण हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं डिटेल। भारत में वर्ष 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है। भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। ठीक है, हम कहे वही कह रहा है कि आपका कथन जो है वो कारण से कोई संबंध नहीं है। ठीक, वर्तमान में भारत में नगरीकरण जो है लगभग कितना परसेंट है, तो 31% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख प्लस के नगरीय समूह नहीं है, यानी कि कौन से ऐसे राज्य है जिसमें 10 लाख से प्लस नगरीय जनसंख्या नहीं है, तो किस में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है। ठीक है, बाकी आपका हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड में है। चलिए डिटेल देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है, 53 है। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक 7-10 लाख नगर उत्तर प्रदेश और केरल में है। उड़ीसा में एक भी 10 लाखी नगर नहीं है। हरियाणा व जम्मू एवं कश्मीर में 1-1 तथा झारखंड में 3 10 लाखी नगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किस में दर्शित हुई है, यानी कह रहे सर्वाधिक जो जनसंख्या, ठीक है, किसमें जो है हुई है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका मुंबई और दिल्ली में। ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या है। डिटेल देख लेते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या मुंबई एवं दिल्ली नगरीय युग में दर्शित हुई है। भारत के 4 महानगरों की जनसंख्या का अवरोही क्रम इस प्रकार है, यानी चारों महानगरों की बात करें, यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में जो जनसंख्या का अवरोही क्रम है क्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, मुंबई में है, फिर दिल्ली में है, फिर कोलकाता में है, फिर बेंगलुरु में। याद रखिएगा, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.31% है। वेरी इंपॉर्टेंट है, डिटेल देख लेते हैं। विश्व की कुल भूभाग, तो विश्व के कुल भूभाग का जो है 2.4% है भारत के पास, और जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, लगभग 1 अरब 21 करोड़ के लगभग है। ठीक है, और विश्व की कुल जनसंख्या का जो है ये कितना प्रतिशत है, 17.5% है। लेकिन आपने हाल ही में करंट में देखा ही होगा कि हमारी जो जनसंख्या है देश की वो चीन को भी पीछे छोड़कर आगे नंबर 1 पे हो गई पूरे विश्व में। तो आप इसको करंट से अपडेट करते रहें। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।